कहीं कोयले की खादान मिल गई, कहीं बॉक्साइट खादान की बोली जीत ली, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक कोयले बेचने को लगा रखी थी उसे उठा लिया, और कहीं अमेरिका की किसी कंपनी ने 15,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर उस कंपनी के खरीद लिए जो कंपनी 2 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी साख डामाडोल है, भारत के शेयर बाजार में बीते सवा महीने के भीतर उसने 12 लाख करोड़ से ज्यादा गंवा दिए हैं वैल्यूएशन के आधार पर, और 70% से ज्यादा वैल्यूएशन इस दौर में कम हो गई। जिक्र अडानी ग्रुप का है, जिक्र गौतम अडानी का है, और नई परिस्थितियां बतलाती है कि दरअसल गौतम अडानी के साथ सरकार खड़ी है। नई परिस्थितियां बतलाती है कि हालात कैसे भी बिगड़ते चले जाएं, लेकिन अडानी को डूबने दिया नहीं जाएगा। और यह सब कुछ अचानक नहीं है। इस दौर में भारत दुनिया के केंद्र में है, और भारत इस बात को समझ चुका है कि किसी भी सत्ता की ताकत उस इकोनॉमी में छुपी होती है जो उस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजबूती के साथ रहती है। और G20 की अगुवाई करते हुए भारत इस वक्त यकीनी तौर पर उस ग्राउंड जीरो पर खड़ा है जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर यूरोप और अमेरिका की राय बिल्कुल अलग है रशिया और चाइना को लेकर। और भारत के ऊपर बहुत सारे फैसले भी टिके हैं और भारत की रणनीति भी टिकी है। भारत को यूरोप और अमेरिका भी अपने साथ लेना चाहते हैं, और रशिया और चीन जब एक साथ आ रहे हैं तो फिर विदेश मंत्रियों की बैठक में रशिया के विदेश मंत्री अगर यह कहते हैं कि अब आने वाले वक्त में चीन, रशिया और इंडिया इनकी बैठक होगी, यह मैसेज दरअसल उस अर्थव्यवस्था का है, उस इकोनॉमी का है जिसके केंद्र में भारत है। और भारत की सत्ता को ऐसे वक्त में अपने मॉडल के लिए, इकोनॉमिक मॉडल के लिए चंद प्लेयर्स की जरूरत भी पड़ेगी। और यह हर कोई जानता है कि भारत के भीतर अंबानीज के बाद कोई सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इस दौर में उभरा तो उसका नाम गौतम अडानी है। और गौतम अडानी का मतलब इस देश में जो हवाई अड्डे हैं उसका लगभग 25% पैसेंजर्स की आवाजाही उन्हीं 6 एयरपोर्ट पर होती है जो इस वक्त अडानीज के पास है। अडानीज के पास जितने बंदरगाह हैं वहां पर तकरीबन 40% कार्गो की आवाजाही होती है। जो पावर सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सेक्टर है, या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए कदम है, उसमें किसी ने दुनिया के सामने भारत के कॉरपोरेट के जरिए हाथ डाला है तो वो नाम अडानी का है। और ऐसे में हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अगर वैल्यूएशन ठीक उसी अनुपात में कम कर डाली और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की तरफ से रोक लग गई, उसके बावजूद भी अब यह सवाल बड़े हो चले हैं कि भारत के भीतर अडानी को डूबने दिया नहीं जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सत्ता को जो जरूरत चाहिए वो जाहिर है अडानी के जरिए ही मिलेगी। इसीलिए एक एक पन्नों को जरा आज पढ़ने की कोशिश इसलिए कीजिए कि भारत की राजनीतिक सत्ता को जो प्लेयर्स चाहिए आने वाले वक्त में, उसमें गौतम अडानी कितने महत्वपूर्ण हैं सत्ता के लिए। और अडानी ग्रुप अगर इस दौर में उसकी वैल्यूएशन पूरे तरीके से खत्म हो जाती है, वो अनिल अंबानी की तर्ज पर दिवालिया हो जाते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में जिन प्लेयर्स के आश्रय सत्ता आगे बढ़ना चाहती है, उसमें ऐसे मौके पर जब उसके पास महज आने वाले वक्त में 10 से 11 महीने ही हैं, क्योंकि नवंबर तक भारत G20 की अगुवाई करेगा। और इस दौर में दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन के दौर में जा रही है। उस दौर में भारत की इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी क्या मायने रखेगी, इसे इस दौर में तमाम बैठकों में मान लिया गया। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसमें अगर आप ध्यान दें तो रशिया और चीन का एक साथ आने का मतलब है कि एक तरफ पोलैंड की सीमा और दूसरी तरफ इंडिया की सीमा, इतने बड़े रेंज में रशिया और चाइना फैले हुए हैं। तो क्या एक नई अर्थव्यवस्था और न्यू इकोनॉमिक मॉडल जो वर्ल्ड मॉडल के हिसाब से बनने जा रहा है, उसमें अडानी का योगदान जरूरी है भारत सरकार के लिए। और सरकार अब उस दृष्टि से धीरे धीरे सही लेकिन चीजों को आगे बढ़ा रही है और खुद की साख को बनाने के लिए जो फिक्स
तौर पे जो कहा जाता है कि जो पेंशन का इन्वेस्टमेंट होता है वर्ल्ड वाइड, उसमें जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसको जरिए जो फिक्स्ड मुनाफा दिया जाता है, उसको लेकर अब अडानी ग्रुप दुनिया के अलग अलग देशों में रोड शो करेगा, यानी वहां पर वो बैठक करेगा पेंशन के इन्वेस्टमेंट को लेकर। इस दायरे में यूनाइटेड किंगडम भी है, अमेरिका भी है, सिंगापुर में यह बैठक हो चली है। हमें लगता है आज इस सिलसिले को एक लिहाज से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे पहले वैल्यूएशन को स्टेबलाइज करने के लिए शेयर बाजार को अडानी के अनुकूल करना होगा। जो कमिटी बनाई गई है जिसे 2 महीने में रिपोर्ट देनी है, और जो सेबी ने भी रिपोर्ट सौंपनी है उसकी भी मियाद 2 महीने की है। इस 2 महीने के भीतर एक बड़ी हलचल अडानी ग्रुप को लेकर इस देश के भीतर होनी है। उसके सिलसिले की शुरुआत कई तरीके से, अलग अलग तरीके से हुई जरूर है। इसकी अगर शुरुआत में हम जिक्र इस बात को लेकर करें कि सरकार ने अपने तौर पर कोई पहल की क्या, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस की मुद्रा एल्युमिनियम लिमिटेड, जिसको कि उड़ीसा के भीतर बॉक्साइट माइन की बिड उसने लगाई थी, वह उसने जीत ली। यह कुटुमाली बॉक्साइट ब्लॉक है जो कि सबसे सफल बीडर के तौर पर अडानीज को पाया गया, क्योंकि उनकी सब्सिडरी कंपनी ने जो मैसेज दिया वो बहुत साफ था कि दरअसल यह बिड उन्हीं को मिलनी है। और सरकार ने क्या इस दौर में कोई पहल की, क्योंकि ना सिर्फ खादान मिला बल्कि कुछ मिनरल ब्लॉक में भी लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया। याद कीजिए, इस कंपनी को बनाया गया था बॉक्साइट, एल्युमिनियम और एल्मुना के खनन, रिफाइनिंग, उत्पादन और उसके ऑपरेशंस के लिए, और इससे जुड़े कारोबार को चलाने के लिए इसकी पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन इस दौर में जो रिपोर्ट आई हिडेनबर्ग की, और उसने जिस तरीके से धराशायी कर दिया, उसके बाद सारी चीजें ढहती चली जा रही थी, क्योंकि साख नहीं थी, कर्ज था, वैल्यूएशन कम हो गया था और इन्वेस्टर्स भी भाग रहे थे। लेकिन उस परिस्थिति में इन्होंने कहीं एक ऑक्सीजन का काम किया और 128 मिलियन टन का भंडार जो कुटुमाली बॉक्साइट ब्लॉक में है, यह दरअसल देश के सबसे गरीब या पिछड़े इलाकों में है। यह पूरा कालाहांडी और रायगढ़ जिले में यह आता है, और यहां पर तकरीबन अगस्त के महीने में कहा गया था अडानीज ग्रुप के जरिए कि 57,575 करोड़ के वह लोग एल्युमिनियम रिफाइनरी और आयरन ओर प्रोजेक्ट को लगाएंगे। इसने एक ऑक्सीजन का काम किया। इस दौर में एक दूसरी रिपोर्ट निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया अडानी पावर को, जो इससे पहले जीएमआर का जो वरोरा एनर्जी का जो प्लांट था उसको अडानीज ने खरीद लिया। जब तक ये जीएमआर के पास था तब तक चीजें अटकी हुई थी कि आप कोयला नहीं बेच सकते हैं, जिस पर आपत्ति किसी दूसरे स्टेट ने नहीं, महाराष्ट्र के स्टेट की तरफ से, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों को हटाया और कंपनसेशन देने का जिक्र कर दिया। यह दूसरी रियायत थी। तीसरी रियायत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पहली बार नजर यह आया कि लगभग 15,000 करोड़ की जो शेयर मार्केट में वैल्यू है उसको खरीदा जा रहा है, और यह अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड GQG है। ये इसके जरिए को फाउंडर और चेयरमैन इसके राजीव जैन हैं, जो कि भारत से ही आते हैं। यह अलग है कि 90 के दशक में वो चले गए, लेकिन ऐसे दौर में उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस के 5,421 करोड़ लगा दिए वहां पर, यानी लगभग 3.4% हिस्सेदारी ले ली। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 5,240 करोड़ रुपए लगा दिए और 4.1% हिस्सेदारी ले ली। अडानी ट्रांसमिशन में 1,883 करोड़ लगा दिए और तकरीबन 2.5% हिस्सेदारी ले ली, और अडानी ग्रीन एनर्जी में 2,784 करोड़ लगा दिए और लगभग 3.5% हिस्सेदारी ले ली। सवाल फिर वहीं पर आएगा कि क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति सरकार बना रही है या उस वातावरण में बन रहा है जहां पर दुनिया भर के भीतर यह मैसेज ना जाए कि दरअसल अडानी डूब रहे हैं, तो अब अडानी को उबारने का काम शुरू हो गया। क्योंकि इन सब के बीच फिक्स इनकम रोड शो अडानी शुरू कर रहे हैं, जो सिंगापुर और हांगकांग में पिछले दिनों किया गया। इसका मतलब यह होता है कि वहां जो पेंशन
फंड होता है जो बड़ी तादाद में लगाया जाता है अलग अलग कंपनियों में, और यह बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है जो अडानीज में भी लगा हुआ है, लेकिन इस दौर में वह फंड निकल रहा था, नोटिस मिल रहे थे कि हम फंड निकालना चाहते हैं, लोग रिटर्न मांग रहे थे जो रिटर्न दे पाने की स्थिति में नहीं थे। तब यह तय हुआ कि अब वहां पर इसकी जरूरत है कि उनके साथ